दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी थी। केजरीवाल किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है, वो एंटी नेशनल है। मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन। शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर आज जन गण का मन जानने के लिए। दिल्ली चुनाव, दिल्ली दंगल में क्या होने वाला है वो आज अगले 1 घंटे में हम डेटा के थ्रू इस शो पर देखेंगे। जैसे जैसे दिल्ली चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ग्राउंड पर हालात बदलते दिख रहे हैं। इस वक्त दिल्ली चुनाव की हवा किस ओर बह रही है, आज मैं उसी का आकलन करने जा रही हूं। दिल्ली चुनाव पर जेवीसी पोल ने न भारत के लिए सीट दर सीट कुछ प्रोजेक्शंस और एनालिसिस की हैं। आज मैं वही लेकर आपके सामने आई हूं। दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के आगे कोई दूर दूर तक नहीं टिका, लेकिन क्या अब की बार मामला फंसा हुआ है? 2014 और 2019 के लोकसभा में दिल्ली में बीजेपी को वोट देने वाला तकरीबन 20% वोटर केजरीवाल के पाले में गया है। इसलिए दिल्ली में स्विंग वोटर का एक बड़ा फैक्टर सामने आता है। क्या अब की बार फिर वैसा स्विंग होगा? 2015 और 2020 में वोट शेयर में भी लुढ़की कांग्रेस क्या अपने पारंपरिक वोटों को वापस पा रही है? क्या केजरीवाल 7.5% से डर रहे हैं? क्या है ये खास डेटा? थोड़ी देर में आप यही देखने वाले हैं। पूर्वांचली वोटों की लड़ाई किसको फायदा पहुंचाएगी? मुसलमानों का वोट बिखरेगा या एकजुट होकर किसको पड़ेगा? पुजारियों को वेतन से क्या केजरीवाल बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पर उतर आए हैं? आज इन सब पर बात होगी। साथ ही दिल्ली की सुपर 9 सीटों पर कौन कौन सी हैं और उससे सीन कैसे बदलेगा, इसका भी आकलन होगा। ये सब इस शो में आप देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दिल्ली चुनाव पर जनगण का मन। लेकिन जनगण के मन पर जाने से पहले आज अपने तमाम गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूं। आज हमारे साथ इस शो पर जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे स्टूडियो में उनके साथ ही खड़े हैं अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आदर्श शास्त्री जी कांग्रेस के नेता हमसे जुड़ रहे हैं रिमोट पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में सबा नकवी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। जेवीसी श्रीराम जी है, जिनका ये हम आज पूरा प्रोजेक्शन देखने वाले हैं। और मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दूं कि प्रोजेक्शन आपका, जिसको भी कोई दिक्कत हो वो सीधा सवाल जेवीसी से पूछे, क्योंकि इनका प्रोजेक्शन है। हम तो सूत्रधार हैं, सूत्रधार सिर्फ कहानी आगे बढ़ाता है। और आज हमारे साथ यशवंत देशमुख जी भी जुड़ रहे हैं, सेफोलॉजिस्ट पार एक्सीलेंस, हमारे दोस्त, और कई चुनाव हमने एक साथ देखे हैं यशवंत देशमुख जी। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको दिखाना चाहती हूं क्या परिस्थितियां होंगी और क्या सिनारियो जेवीसी पोल में हमारे लिए बने हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहती हूं आपको सिनारियो नंबर 1, किस पार्टी की कितने महिला वोट होने वाले हैं। अगर मुफ्त योजनाओं से महिलाएं आपको समर्थन करती हैं तो
किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा। आपसे इंप्रेस होंगी तो 55% यानी 55% आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 39%, कांग्रेस पार्टी के वोट है वो 5% है, अन्य के 1%, यानी कि आम आदमी पार्टी की 2100 पर मंथ की महिलाओं के लिए जो सीट है वो ये आकलन दिखाते हैं। ये बता दो इस वक्त कि ये जो सीटें हैं ये हम इस टाइम बता रहे हैं जब बीजेपी ने अपना ऐसा कोई भी फ्रीबी नहीं दिया है। पहले तो आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उसमें 55% अगर महिलाएं उनके साथ जाते हैं तो पूरी की पूरी अगर पुरुष वोटों की संख्या देखी जाए तो आम आदमी पार्टी 48%, बीजेपी 42%, 8% कांग्रेस, अन्य 2%, यानी कि पुरुषों की संख्या अगर देखी जाए तो उसमें भी आम आदमी पार्टी को एडवांटेज है। और ये पूरा अगर वोट शेयर देखें, अगर महिलाएं जाती हैं, पुरुष पहले ही आम आदमी पार्टी के फेवर में हैं तो लगभग 51.2 यानी 51.2 वोट शेयर आम आदमी पार्टी को आएगा और लगभग 40.5% का वोट बीजेपी की तरफ, कांग्रेस लगभग 6.5% पर, अन्य 1.5% पर। आम आदमी पार्टी के पास एडवांटेज होगा अगर इस तरह का सिनारियो होता है और इससे सीट प्रोजेक्शन क्या होती है यह भी मैं आपको दिखा दूं। इस परिस्थिति की संभावना 10% है। अब 10% क्यों कह रहे हैं? महिलाएं खुश तो हैं उन फ्रीबी से। 55% अभी आम आदमी पार्टी का नहीं है। क्रिसमस टाइम पे दिसंबर 20 टू दिसंबर 25 उस तरफ पे 55% है। हर दिन थोड़ा नीचे जा रहा है। महिला वोटर थोड़ा नीचे जा रहा है, सिनारियो 2 के जा रहा है। और बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और ओडिशा और महाराष्ट्र पे महिला के अमाउंट दे दिया, दिल्ली के दे रहा है, इज व्हाट इज माई कन्विक्शन। वेल लेट मी सी, अगर इसी को अगर हम आज आगे ले जाएं तो पुरुष वोटर आम आदमी पार्टी से बेहद नाराज हैं, ये आप क्यों कह रहे हैं? 1+1 बंद हो गया है इसलिए 2025 दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के रेवड़ी एक साइड है, घुस एक साइड है। शुद्ध पानी नहीं है, स्वच्छ दिल्ली नहीं है, सैनिटेशन के लिए प्रॉब्लम है, स्लम ड्वेलर्स के लिए बिजली फ्री का दे रहा है और ट्रेडर्स का क्या बोल रहा है, इन्फ्लेटेड पावर बिल्स आ रहा है। सो सैनिटेशन अच्छा नहीं है, सूवेज अच्छा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, स्वच्छ दिल्ली नहीं है। इसके लिए जेंट्स और मेल और मूविंग टुवर्ड्स बीजेपी एंड एंगर इज ब्रिमिंग। मेरे हिसाब से अपनी जो पूरी तरह की सीटें हैं इस तरीके से, लेकिन परिस्थिति 2 अगर हम देखें, परिस्थिति 2 में बीजेपी भी अनाउंस करती है महिलाओं के लिए कोई फ्रीबीज, कोई स्कीम, जैसे लाडली बहन उन्होंने किया है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, फिर महाराष्ट्र में। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो शायद महिलाएं इंप्रेस होंगी और इसमें 45% मिलेंगे बीजेपी को वोट और आम आदमी पार्टी का महिला वोट 50% पे आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आगे क्या होगा? पुरुषों का भी अगर हम वोट देखें तो पुरुषों में लगभग बराबर है। 45% आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को भी 45%, और ओवरऑल अगर आप देखें तो टक्कर बहुत कड़ी हो जाती है। 47.3% आम आदमी पार्टी को और लगभग 45% चली जाती है बीजेपी को। तो बीजेपी के लाडली बहना जैसे वादों वाली कोई संभावना अगर होती है तो बीजेपी की एडवांटेज बढ़ने का और आम आदमी पार्टी की तरफ से विमेन वोटर्स को खींचने का एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सिनारियो हमने आपको दिखाया, तब वोट शेयर कैसे होंगे। एक तीसरा सिनारियो है और इस तीसरे सिनारियो में हम देखना चाहते हैं कि कांग्रेस क्या करती है। अगर कांग्रेस और बीजेपी बेहद मजबूती से लड़ती हैं अपनी अपनी जगह, मैं नहीं कह रही कि कोई जुगलबंदी है, लेकिन
अरविंद केजरीवाल को ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई जुगलबंदी है? वो इसलिए लग रहा है कि अगर दोनों अच्छा लड़ते हैं तो एक स्विंग फैक्टर आता है, और स्विंग फैक्टर अगर कांग्रेस 7.5% के करीब वोट लाती है तो ये स्विंग फैक्टर जो है आम आदमी पार्टी को कुछ दुख दे सकता है, क्योंकि बीजेपी के वोट अपनी तरफ और आम आदमी पार्टी के वोटों से क्या बीजेपी काटेगी, क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। इसीलिए जो ये 7.5% का जो वोट है ये कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल स्विंग फैक्टर है, इसीलिए इसको हम एक्स फैक्टर कह रहे हैं। मैं सबसे पहले एज आई ओपन दिस डिबेट मैं पूछना चाहती हूँ, ढांडा साहब बहुत कुछ है दाव पर। महिलाओं की जो योजना है वो आपने प्रॉमिस तो 1000 रुपए भी किए थे, पंजाब में भी किए थे, डिलीवरी हुई नहीं। इस बार आपने 2100 रुपए प्रॉमिस किया है। अब महिलाएं थोड़ा सा आपको क्रिटिकली देख रही हैं कि आप कहते हैं पर देते नहीं, एक ये सवाल है। और अगर बीजेपी लाडली बहन जो ट्राइड टेस्टेड उनका फॉर्मूला अगर वो लेकर आती है तो कहीं ना कहीं हम मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएंगे? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी अच्छी है और दिल्ली की महिलाएं उस पर यकीन करती हैं, आपने नंबर्स में भी देखा। पर मुझे जो उसके बाद की सेकंड और थर्ड सिनेरियो दिखाए गए, मुझे लगता है कि वो डाटा एनालिसिस से ज़्यादा वो सजेशंस हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भाई कुछ कर लो तभी तुम्हारा भला होगा, नहीं तो तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। आज की परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल जी बहुत आगे हैं। पूरी दिल्ली के माइंड में आज के दिन में जो सवाल चल रहा है वो पूरी दिल्ली के माइंड में ये सवाल है, ये महिलाएं हों पुरुष हों, ये आज के दिन में ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस बारात का दूल्हा कौन है? भारतीय जनता पार्टी की बारात का। बिना दूल्हे के बारात किसके घर जाके बैठेगी? कहां पे जाके कहेंगे कि शादी करनी है? दूल्हा तो है ही नहीं। गाली गलौज पार्टी से पूरी दिल्ली आज के दिन में ये सवाल पूछ रही है कि भाई कौन है आपका दूल्हा। और गाली गलौज पार्टी के अंदर देखिए, आज के दिन कल कह रहे थे ना जेपी नड्डा जी कि नहीं आपस में मिलके रहो, बीजेपी वालों को सलाह दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? इनके अंदर आज के दिन कॉम्पिटिशन है। रमेश बिदुड़ी जी कहते हैं मैं हूं क्वालिफाइड, मैं गाली देना जानता हूं, महिलाओं को अपशब्द कहना जानता हूं, मारपीट करता हूं। प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूं, मैं 1100 रुपए बांटता हूं, मैं सीना ठोक के वोट बनवाता हूं, कटवाता हूं, मैं तो मारपीट भी कर सकता हूं। मैं शराब बांटते हुए 2013 के चुनाव में पकड़े गए थे, प्रवेश वर्मा जी के ऑफिस में शराब बंट रही थी। दिल्ली के अंदर इनके पास अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए, उनके काम का मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है। देखिए हमारा चेहरा क्लियर है, हमारे 70 कैंडिडेट क्लियर हैं, हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है, हमारा नैरेटिव क्लियर है। गाली गलौज पार्टी को दिल्ली में कोई पसंद नहीं करता, दिल्ली के अंदर इनकी कोई जरूरत नहीं है। प्रदीप जी आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गाली गलौज करते हैं, लाडली बहन तो बाद में लाएंगे। देखिए नविका जी, ये मार पिटाई की बात कर रहे हैं, ये है वो बड़ा सा शीश महल जिसके अंदर इन्हीं की राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में रहते हुए 52 करोड़ के पीटा गया, मारा गया और उसी को पंजाब का एडवाइजर बना दिया। वो 52 करोड़ का शीश महल जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मैं ना सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं कुछ करूंगा। इनकी पोल खुल चुकी है। तो दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही है कि भाई जो 2 BHK में रहने का वादा कर रहे थे उसने 52 करोड़ का शीश महल बनाया, वो 52 करोड़ के पैसे से दिल्ली के अंदर कचरे के ढेर ठीक हो सकते थे। आपके साथ ही इंटरव्यू के अंदर नविका जी, मैं आपके शो को बहुत ज्यादा तरीके से देखता हूं जैसे देश की जनता देखती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था यमुना अगर मैंने साफ नहीं की तो मुझे वोट मत देना। टाइम्स नाउ के सबमिट के अंदर कहा था भाई यमुना साफ नहीं हुई। दिल्ली की जनता टाइम्स नाउ को बहुत क्लोजली देखती है, वो बहुत समझदार है और इसीलिए इन्होंने ना यमुना साफ करी। 10 साल में इन्होंने ना कचरों के ढेर को ठीक है, शीश महल बनाने का इनको कोविड में पैसा मिल गया, पर यमुना में सेंटर को ब्लेम कर देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं भैया, यहां हमारे एलजी को ब्लेम करते हैं, सेंटर को ब्लेम करते हैं। पंजाब में 3 साल से सरकार है, एक महिला के खाते में 1 रुपया नहीं डाला। हम तो 90 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में महाराष्ट्र में पैसे डाल रहे हैं, हम तो 40 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में हरियाणा के अंदर पैसे डाल रहे हैं, हम तो मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसे डाल रहे हैं। तो बिल्कुल इनका चेहरा क्लियर है, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जी जिनके खिलाफ दिल्ली की जनता वोट करेगी। अब मैं डेटा वाइज आना चाहता हूं। दिल्ली में 80 लाख से ज्यादा पुरुष वोट है और 70 लाख से ज्यादा इस बार इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से विमेन वोट है। अगर मैं 50 to 53% का भी कट ऑफ ले लूं तो 12 लाख का तो डिफरेंशियल ऑलरेडी है। तो जो स्क्यूड महिला वुमेन का जो झारखंड के अंदर होता है वो दिल्ली के अंदर होता नहीं है। ये सर्वे ये दर्शाता है कि अपवर्ड स्विंग पे हम है, डाउनवर्ड स्विंग पे ये है। और जैसे हरियाणा के अंदर 72 घंटे पहले तक सब लोग कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कोई नहीं मान रहा था, पत्रकार
सरकार, कोई नहीं मान रहा था, पर जनता ने बोला नहीं कांग्रेस नहीं चाहिए, ऐसे ही ना आम आदमी पार्टी चाहिए, 90% सीट पे जमानत जब्त हो गई, वैसी दिल्ली कह रहा है आपदा नहीं चाहिए, भाजपा चाहिए। अब आदर्श शास्त्री जी, छोटा समय इसका जवाब देना नहीं आदर्श शास्त्री जी के कहने पर भी आपके बहुत जवाब होंगे। आदर्श शास्त्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये जो 7.5% का स्विंग है, ये क्या कांग्रेस पार्टी कर पाएगी? ये सर्वे बता रहा है कि आपने महिला स्कीम में आम आदमी पार्टी से ज्यादा प्रॉमिस कर दिया है। 2100 रुपए का प्रॉमिस की जगह आपने 2500 रुपए देने का वादा कर दिया है, लेकिन हलचल नहीं है कोई ग्राउंड पर, क्योंकि 1 लाख का भी प्रॉमिस किया था आपने, लोगों से फॉर्म भी भरवाए थे, लेकिन ना कुछ हुआ, ना आपकी सरकार आई और ना आपने किसी को पैसे दिए। तो कहीं ये जो 2500 रुपए का वादा है, वादा बन के रह जाएगा? आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो है, इसीलिए जनता ले नहीं रही सीरियसली आपको। देखिए ऐसा है नाविका जी, ये तो भाजपा और आम आदमी तो आपस में शाउटिंग मैच खेलते रहेंगे। मैं आपको जमीन की सच्चाई बता रहा हूं। पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी तो 2100 की स्कीम की बात करे ना, 5 साल कुछ काम किया होता तो काम के आधार पे वोट मांगते। टूटी सड़कें हैं, टूटी नालियां हैं, सीवर बह रहा है, पानी टैंकर माफिया दोबारा से प्रचलित हो चुका है, पाइप में गंदा पानी, नल में गंदा पानी आता है, सीवर का पानी आता है। जमीनी स्तर में लंदन सिंगापुर की सड़कों की बात करते थे, आज दिल्ली की सड़कें बदहाल है। ये बात करते थे यमुना साफ हो जाएगी, झाग से लबालब है। तो ये तो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इस तरह का एक रेवड़ी, इस तरह का एक लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं। 3 साल से पंजाब में एक महिला का नाम मुझे बता दें जिसको 1000 रुपया मिला, एक महिला का। पहली बात ये। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने चाहे झारखंड की बात करें, कर्नाटक की बात करें, जहां पे बोला वहां पे वो पैसे दिए हैं, वहां पे प्रतिमाह हर महिला को सहयोग राशि जो है ये मिल रही है। दिल्ली में हमने 2500 का वायदा किया है, दिल्ली में भी हम पूरा करेंगे। आज दिल्ली में मैं कहीं जाता हूं, द्वारका में मैं कहीं जाता हूं, जनता के बीच में एक ही आवाज है कि शीला दीक्षित वाली कांग्रेस वाली दिल्ली ही अच्छी थी। चैन से सोते थे, चैन से काम करते थे, इस तरह की धूल मिट्टी में, सीवर सड़क के टूटे हाल में तो नहीं पड़े थे। और इनको अब दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि इस महाठग और इनकी पार्टी को बाहर करना है, अरविंद केजरीवाल को बाहर करना है। पहली बात। महाठग आप आज कह रहे हैं, जब इंडिया अलायंस में थे एक साथ तो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, हम साथ साथ हैं गाते थे, आज महाठग कह रहे हैं। अब जनता ये भी तो सवाल पूछेगी कि कल जो आपका भाई था वो आज इतना दुश्मन कैसे? विरासत की लड़ाई है क्या ये? आज बिल्कुल देखिए, हम तो ये पहले अजय माखन जी भी बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूं कि हमारा ये अलायंस जो है मेरे हिसाब से गलत था राष्ट्रीय स्तर पे। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में कोई अलायंस नहीं है और बिल्कुल इन महाठगों के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। टेम्पररी चीफ मिनिस्टर बिठा दिया है। टेम्पररी क्या होता है संविधान में पद? और अरविंद केजरीवाल की ये बात कर रहे हैं बेल कंडीशंस। अरविंद केजरीवाल जेल से छूट के बरी नहीं हुए हैं, अरविंद केजरीवाल बेल पे हैं। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की जमीन बहुत तेजी से खिसक रही है और इतनी तेजी से जमीन खिसक रही है कि शायद इनको खुद ही अंदाजा नहीं हो रहा है। बौखलाहट चारों तरफ दिखाई दे रही है। 2100 दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। जुगलबंदी है, यही तो जुगलबंदी है जो सबको डरा रही है। और यशवंत देशमुख जी 3 सिनारियो हमने अब तक दिखाए। पहले में आम आदमी पार्टी जहां महिला का वोट पा रही है, उसमें लगभग अगर वो रहा और 55% वोट अगर मिलते हैं आम आदमी पार्टी को महिलाओं के और पुरुषों के 48%, तो आम आदमी पार्टी 56 से 60 सीटें कहीं तक पा सकती है। ये रेंज होगा। लेकिन दूसरे सिनारियो में अगर बीजेपी की महिला योजना हिट हो जाती है तो आम आदमी पार्टी की जो महिला वोट है वो 50% पर अगर आ जाती है और पुरुषों की तरफ से भी एक एंगर इलेक्शन की बात जेवीसी कर रहे हैं,
तो ये सीटें बहुत नेक एंड नेक में हैं, यानी कि 33 to 36 बीजेपी की और 33 से लेकर 37 तक आम आदमी पार्टी की, क्योंकि वोट शेयर का फर्क सिर्फ 47% वर्सेस 45% है। और सिनारियो 3 जहां कांग्रेस पर हम बात कर रहे हैं, वहां कांग्रेस अगर 7.5%, वो जो एक्स फैक्टर वाले 7.5% वोट लाती है, तो प्रोजेक्शन जेवीसी जो दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी की 27 से 33 सीटें, यानी कि हाफवे मार्क से कम, और बीजेपी उस सिनारियो में जीतती नजर आती है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी से मुश्किल है और वो बार बार इसकी बात करते हैं? और क्या कांग्रेस ये 7.5% का आंकड़ा जो वोट शेयर का है, ये ला पाएगी? तीसरे सिनेरियो से ही पहले नाविका शुरू कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि शीला जी जीवित नहीं है और इस समय सीन में नहीं है। अन्यथा ये बात सारे सर्वेज में लगातार आई है कि दिल्ली में आज भी लोग अब तक का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को मानते थे, लेकिन उनके जाने के बाद में उस वैक्यूम को कांग्रेस फिल नहीं कर पा रही। अब ये 2500 का वादा करे चाहे 25,000 का वादा करे, समस्या उसकी नहीं है। आपने एक लाइन बोली कि डिलीवर कौन कर सकता है, इसके ऊपर एक ट्रस्टवर्दीनेस की भी बात आती है कहीं ना कहीं। और आपको याद होगा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे सही कर दीजिए, 6,000 रुपए साल का जो किसान सम्मान निधि का प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा थी, और राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी 72,000 रुपए साल, अगर मैं गलत नहीं, कृपया इसको सही कर दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। लेकिन 72,000 की घोषणा करने के बाद में भी इन दो चीजों के ऊपर लोगों की ट्रस्टवर्दीनेस उस समय प्रधानमंत्री मोदी के लिए ज्यादा दिखाई दी, इन घोषणाओं के ऊपर। तो स्वाभाविक सी बात है कि केवल घोषणा महत्वपूर्ण नहीं है, घोषणाओं का क्रियान्वयन, और उस क्रियान्वयन को कौन ज्यादा बेहतर कर सकता है। अगर शीला दीक्षित जी जीवित होती और कांग्रेस का फेस होती तो वो ट्रस्टवर्दीनेस फैक्टर दूसरे तरीके का होता, क्योंकि 15 साल लोगों ने शीला जी को दिल्ली का काया पलट करते हुए देखा था। तो आपके सवाल का जवाब, स्वाभाविक सी बात यह है कि ये जो ट्रायंगुलर कंटेस्ट की जो बात होती है नाविका, हमारे ट्रैकर लगातार ये दिखा रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट की संभावना न के बराबर है। दिल्ली पूरी तरह से बाइपोलर होने जा रहा है, और इस बाइपोलैरिटी में मुख्य मुकाबला 4-5 सीटों को अगर आप छोड़ दें जहां कांग्रेस लड़ेगी उनके कैंडिडेट्स के कारण, अन्यथा लगभग 65 सीटों पे मामला कंप्लीटली बाइपोलर होने जा रहा है। तो कांग्रेस नहीं है तो फ्रीबी का कितना इंपैक्ट होगा, सबा जी, ये भी देखने की बात है। नाविका जी, फ्रीबी को लेकर ये बात ये है कि बीजेपी की पूरी कोशिश दिल्ली में, क्योंकि बहुत लेवल सरकार अलग सी, एलजी के भी पावर्स हैं, और बीजेपी ने पूरी कोशिश की आपको ब्लॉक करने के लिए। तो लोग सोचेंगे कि मैंने देखा जब ये महिला का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, मेरे इलाके में सब महिला रेडी हो गई साइन करने के लिए, लेकिन पुलिस ने आके उनको रोका। तो पुलिस एलजी के अंदर है। और दूसरी बात, मेरे एनालिसिस में मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी का कैंपेन है क्या इस बार। अभी तक नेगेटिव चल रहा है, अभी तक पॉजिटिव नहीं आया। आप कह रही हैं कि बीजेपी का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन हुआ नहीं है, कैंडिडेट्स भी नहीं हुए। कैंडिडेट्स जो उतरे हैं, रमेश बिदूरी, परवेश वर्मा, ये हिंदुत्ववादी जो चीजें, कुछ तरह की चीजें बोल देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी ने इतना डिले क्यों किया है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, जो भी एनालाइज करे, कि नैरेटिव आम आदमी पार्टी सेट कर रही है और बीजेपी अटैक कर रही है। हमने एक जेवीसीजी के प्रोजेक्शन पर एक सुपर 9 सीटें निकाली हैं। अब इन सुपर 9 सीटों पर मार्जिन ऑफ जो जीत था उसमें मुंडका पहली सीट है, तो 19,000 का जब मार्जिन है, क्या बीजेपी ऐसी सीटों पर कुछ कर पाएगी, ये देखने की बात है। मैं सारी 9 सीटें दिखा देती हूं, फिर आपके पास आती हूं। मुंडका पहली सीट। दूसरी सीट जो हमने निकाली है वो मार्जिन की सीट है त्रिनगर। त्रिनगर में 22,000 का मार्जिन 2015 में था और अब 2020 में घट के लगभग 10-10,500 हो गया। क्या यहां पर कुछ फेरबदल हो सकता है त्रिनगर और मुंडका की सीटों पर? ये सुपर 9 सीटें हैं। इसके बाद
करोल बाग की सीट अगर हम देखें, करोल बाग शेड्यूल कास्ट की सीट है और यहां पर भी लगभग 33,000 वोटों का डिफरेंस था जो घट गया था, 31,500 हो गया था। कि क्या यहां पर बीजेपी कुछ कर पाएगी, तभी आम आदमी पार्टी को टक्कर दे पाएगी। इसके बाद पालम की सीट देखते हैं। पालम की सीट पर भी लगभग 32,000 33,000 के बीच का मार्जिन है। यहां पर क्या बीजेपी बेटर कर पाएगी? अगर ये इन सीटों पर बीजेपी कुछ इनरोड्स बना सकती है तो आम आदमी पार्टी को हिला सकती है, वरना मुश्किल होगा। पालम सीट के बाद अगर हम चलें कालका जी की तरफ, कालका जी जहां से आतिशी जी मुख्यमंत्री आती हैं, वो लगभग 20,000 के मार्जिन की सीट है जो घट के लगभग 11,000 की मार्जिन की सीट हो गई। तो यहां कालका जी में क्या कांटे की टक्कर होगी? क्या यहां पर बीजेपी कुछ कर पाएगी? ये एक बड़ी बात होगी। अब कोंडली पे चलते हैं और कोंडली में अगर हम देखें तो लगभग 25,000 से लगभग 18,000 का मार्जिन घट के आ गया है। यहां बीजेपी क्या जा पाएगी? ये लगभग 7 सीटें हमने बताई। इसके बाद अगर हम देखें कोंडली के बाद पटपरगंज, मैं आपको बताऊंगी कि मनीष सिसोदिया ये सीट छोड़कर क्यों गए और जंगपुरा से सेफ हेवन से क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि लगभग 29,000 का वोट का मार्जिन था जो लगभग 3,000 पर पिछली बार आ गया था। भाग गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हुए, चले गए दूसरी सीट पे, वहां शायद सेफ सीट है, लेकिन यहां बहुत मुश्किल होती उनके लिए। गोकलपुरी अगर हम देखें तो ये एक और सुपर 9 की सीट है जहां पर लगभग 32,000 का मार्जिन लगभग 19,500 पर आ गया। सीलमपुर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सीट है। सीलमपुर में अगर आप देखें तो यहां पर 2015 में वोट शेयर देखिए 51.25 और फिर 56.05। यहां पर सीट शेयर वोट शेयर जो है बढ़ा था, लेकिन अगर कांग्रेस यहां पर कुछ कर पाती है और अगर ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट सीलमपुर में होता है तो क्या यहां धक्का पड़ेगा? क्या बीजेपी उसका बेनिफिट ले पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए हम इन सीटों को सुपर 9 कह रहे हैं। पूर्वांचली वोटर के अपमान का मुद्दा भी किसको नुकसान पहुंचाएगा, ये भी एक बड़ी बात है। आज इस बात पर बहुत से प्रदर्शन भी हुए हैं और इसके अलावा 2020 की तरह क्या जीएसटी एक बड़ा फैक्टर होगा, ये भी कुछ सवाल हैं। ढांडा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस बार क्या थोड़ी बहुत परेशानी का अनुमान है? क्योंकि मनीष सिसोदिया का सीट बदलना, आतिशी जी की सीट पर बहुत नैरो मार्जिन होना, क्या ये कुछ आपके लिए फिक्र के विषय हैं? नहीं, पर मुझे लगता है कि सीट सिलेक्शन से मैं सहमत नहीं हूं। आपने इनको सुपर 9 जरूर कहा, लेकिन इन सीटों में तो 30-30, 40-40 हज़ार का मार्जिन है। मतलब कितना ही कवर करेंगे, अगर करेंगे भी तो। मान लिया, आपका ही सिनेरियो मान लेता हूं मैं, कवर करें, कितना कवर करेंगे? आतिशी जी का 10,000 मार्जिन से वो जीती थी, आप कह रहे हैं क्लोज फाइट है। असेंबली इलेक्शन में 10,000 का मार्जिन इज अ क्लोज फाइट। मुंडका सीट के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं। साहिब सिंह वर्मा जी वहां से आते हैं, प्रवेश वर्मा जी का गांव है वहां पे। वहां से अगर इतने ही मजबूत हैं, लड़े क्यों नहीं? क्यों भागा है वहां से? मुझे लगता है कि आपने जो मनीष जी के बारे में बोला पटपरगंज सीट पे, मुझे लगता है उस पर भी बात होनी चाहिए। 3 चुनाव लगातार इन अ रो मनीष सिसोदिया जी वहां से जीत रहे। मार्जिन अप डाउन होते रहते हैं, वो लोकल सिनेरियो होता है उसमें। पिछली बार कौन वहां से चुनाव लड़ रहा था, कौन नहीं लड़ रहा था, बहुत सारे लोकल फैक्टर्स होते हैं। लेकिन 3 चुनाव लगातार जिस सीट से जीते हो मनीष सिसोदिया, वहां से आप कह रहे हैं वो सीट छोड़, उन्होंने सीट छोड़ी, अवध ओझा जी के लिए छोड़ी। भाई साहब चलिए, सेम फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। 3 बार मोदी जी सरकार बना चुके हैं। आप भी तो उन्हें कहते हैं ना कि 400 बोल रहे थे, 240 पर आ गए, तो आर्ग्यूमेंट तो दोनों तरफ सेम ही रहेगी ना। अब आप करें तो आप बाहुबली, और कोई करे तो आप कहें अरे भाई इनका तो हक ही नहीं है चलाने का। क्यों प्रदीप भंडारी? देखिए नाविका जी, आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। पटपरगंज की सीट के ऊपर आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, हरियाणा में भी नहीं मानते थे। अनुराग जी तो हरियाणा को बहुत अच्छे से जानते हैं। पटपरगंज भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं आपको डेटा वाइज प्रूव करूंगा। पहली बात,
आप एक सीमापुरी की सीट लीजिए, इनके थे राजेंद्र पाल गौतम जी, जो 50,000 की मार्जिन से जीते थे। अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हवा होती तो 50,000 दिल्ली में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले व्यक्ति क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ता? भाई अरविंद केजरीवाल की हवा है, 50,000 वोट अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी छोड़ी, सबसे ज्यादा सीट से जीतने वाला व्यक्ति। दूसरी बात, अगर अरविंद केजरीवाल जी की हवा होती तो भाई 3,207 वोट, विच इज लाइक 1,500 वोट्स की शिफ्ट, तो क्यों मनीष सिसोदिया छोड़ के जाते? क्योंकि पता है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पे 1,500 वोट भी दिल्ली में वो एक सीट पे स्विंग नहीं कर सकते, इसीलिए 50,000 की मार्जिन वाला भी भाग गया आम आदमी पार्टी से, और 1,500 की मार्जिन स्विंग वाला भी आम आदमी पार्टी से पटवर्धन की सीट छोड़ के भाग गया। इन्होंने एक भी ओबीसी को राज्यसभा के अंदर नहीं भेजा है। तो ये परवेश वर्मा को गाली बकेंगे, इनको गुज्जरों से नफरत है, इसीलिए ये बुदूरी जी को गाली बकेंगे, इनको घबरा चुके हैं, क्योंकि 13 गुज्जरों के गांव जो कालका जी में आते हैं वो सब इनके खिलाफ वोट करने वाले हैं। मैं 10 सेकंड बिदूरी जी को कौन गाली दे रहा है और बिदूरी जी कितने गालियां दे रहे हैं, ये तो देश के सामने है, और मैं कभी समर्थन नहीं करूंगी, मैं कभी समर्थन नहीं कर सकती ऐसे इंसान का जो महिलाओं की तरफ जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। आई ऑब्जेक्ट टू दैट लैंग्वेज। अरे आप समर्थन नहीं करते रविका जी? अरे बता दो नविका जी, बोल गए थे, बिदूरी जी ने वो कह रहे हैं हम समर्थन नहीं कर रहे। रविका जी, जो रमेश बिदूरी जी ने बोला प्रियंका वाड्रा पे, उस पर पार्टी ने अपनी टिप्पणी कर दी, हम बिल्कुल नहीं समर्थन करते। क्या ये स्वाति मालीवाल जिनको पीटा गया, क्यों नहीं अभी तक जाके उन्होंने विभा कुमार जो है इनके एडवाइजर क्यों बनाया पंजाब में? बताइए, अगर आप समर्थन करते हैं स्वाति मालीवाल पे क्यों नहीं खड़े हुए? जवाब दीजिए, महिलाओं के आप इतने शुभ चिंतक हैं, तो स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा मुख्यमंत्री आवास में हुआ कैसे? मैं बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे केसेस में फर्जी केस भी कराए जाते हैं और पुरुष विक्टिम भी होते हैं। मैं कारण बताता हूं, हमने वीडियो जारी किया था, हमने वीडियो जारी किया था, हमने वीडियो जारी किया था कि कौन गाली दे रहा था वहां, कि कौन गाली दे रहा था। आप ही कह रहे हैं कि मर्दों को वो विक्टिम बना रही थी। मैं नहीं जानती। सबा नकवी जी, आप कह रही हैं स्वाति मालीवाल विक्टिम बना रही थी पुरुषों को वहां पर। क्या स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के गुट की नहीं थी? क्या उनके साथ जो हुआ वो गलत है, झूठ है? गलत है जो भी है नाविका, वो इस चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा है नहीं तो फिर महिलाओं के बारे में ये कैसे बात कर सकते हैं अगर स्वाति मालीवाल पर नहीं कर सकते? वो कैंडिडेट नहीं है, वो कैंडिडेट नहीं है। रमेश बिदूरी, एक मिनट, रमेश बिदूरी कैंडिडेट है, स्वाति मालीवाल कैंडिडेट नहीं है ना। हम लोग चुनाव की बात कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी महिलाओं की मतलब ये कह रही है कि भाई स्वाति मालीवाल चुनाव नहीं लड़ी तो स्वाति मालीवाल महिला का अपमान कर दो। आदर्श शास्त्री जी महिलाओं की इज्जत तो चुनाव से नहीं कर सकते। स्वाति मालीवाल को सीएम आवास में पीटा गया क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो शर्म आनी चाहिए। 2016 में आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक ने जब कहा पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का लोग रमेश बिदूरी को हटाते क्यों नहीं है? रमेश बिदूरी ने गलत किया, आपने माना ना, आपने माना क्यों है? मैं बताता हूं, अब ये जाटों पे आ गया, मैं भागेंगे उससे। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये देखिए, एक महिला को पीटना और मारना कोई चुनाव से होगा? मतलब चुनाव में कोई महिला मैं बोलना चाहता हूं, मैं बीच में आ जाऊं, मैं बीच में आ जाऊं। आप 2100 रुपए दें, 2500 रुपए दें, 3000 रुपए दें, जिसने गाली दी महिला को, जिसने अभद्र टिप्पणी की, वो भी गलत, और जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ वो भी गलत। इसमें कभी भी एक तराजू पर दो अलग बातें नहीं कही जा सकती। और अनुराग ढांडा जी, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि आप कह रहे हैं कि इस केस में पुरुष विक्टिम था। भाई दो अलग सिनेरियो है नाविका जी, उसमें कोई वीडियो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, इसमें ऑन एयर बोल रहे हैं वो। अगर एक महिला कह रही है, उसने कंप्लेंट की है, अगर एक महिला कह रही है ऐसा हुआ है उसके साथ मुख्यमंत्री के घर पर, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इस बात से संज्ञान लेना चाहिए था और एक स्टैंड लेना चाहिए था। ये एज अ वुमन, एज अ महिला, आई वुड लाइक टू पुट दिस ऑन रमेश बिदूरी पर भी, और इस, लेकिन आदर्श शास्त्री जी, महिला सम्मान क्या सिर्फ चुनाव से जुड़ा हुआ है? देखिए, ऐसा है, आपके सामने है, ये दोनों किस तरह से लड़ रहे हैं। महिलाओं का अपमान ये दोनों पार्टी करती आई हैं। स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, मुख्यमंत्री निवास में हुआ, आवास में हुआ, वो बात बिल्कुल साफ है। इसका कोई भी इनके पास आंसर नहीं है,
कोई नैरेटिव नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, और बिना मुद्दाहीन, विदाउट इश्यूज ये लोग चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है जिसने 15 साल यहाँ काम किया। आज दिल्ली की जनता हर गली में यही बोल रही है कि सबसे ज्यादा सुख चैन मुद्दे हैं एमसीडी का कंट्रोल, एमसीडी की परफॉर्मेंस, दिल्ली का कंट्रोल, दिल्ली की परफॉर्मेंस, कितना राज्य सरकार कर सकती है, कितना सेंटर की परफॉर्मेंस से होना चाहिए था, ये सारे मुद्दे हैं और जनता के सामने है, जनता इस पर कहेगी। लेकिन कौन कब कितने वोट किसको देता है, अगर हम ये देखें, हम अगर दिल्ली चुनाव में देखें तो आम आदमी पार्टी को कौन कितने वोट देता है। हिंदू 51% देते थे 2015 में, 2020 में ये आंकड़ा 48% आया आपके लिए। मुसलमान 77%, ये 83% पे बढ़ गया। सिख 57% बढ़ गया 67% पर, अन्य 63%। लेकिन आप देखें तो हिंदू वोट थोड़ा 2020 में कम हुआ और मुसलमान वोट बढ़ा आम आदमी पार्टी के लिए। अब यही बीजेपी के लिए देख लेते हैं तो बीजेपी के लिए कौन सा समूह कितना करता है। हिंदू 37% था 2015 में, तभी मुझे लगता है कि उस चुनाव में 3 सीटें आई थी और 67 सीट्स आम आदमी पार्टी को गई थी। ये आंकड़ा बढ़ा 2020 में 46% हुआ, मुसलमान 2 से 3% हुआ, सिख 34 से 28%, अन्य 30 से 28%। ये बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड है। अब कांग्रेस की वोट शेयर देखते हैं। कांग्रेस को हिंदुओं का वोट 8% था, वो 2020 में 3% हुआ। मुसलमानों का वोट 20 से 13%, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, क्योंकि ये वोट उसको जाता है जो जीतता हुआ नजर आता है और ये सारा खिसक कर आम आदमी पार्टी को चला गया। सिख 8% था, 4% हो गया, अन्य 4% पर है। तो ये अगर मैं देखूं तो ये डेमोग्राफिक डिटेल है कि कौन सी जाति कितनी हिंदुओं को। क्या ये हिंदुओं पर जो रिलायंस है वोट की, यशवंत देशमुख जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या इस वजह से इस बार अरविंद के, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गए हैं कि हिंदू वोट खींचना पड़ेगा बीजेपी से, महिला वोट खींचना पड़ेगा बीजेपी से, तभी सिक्योर हो पाएंगी सीटें? बड़ा मुद्दा है, वो स्कोर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक उनके हिंदू कार्ड का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस बात को इंटरेस्टिंगली कई और विपक्षी नेताओं की तरह समझ गए हैं कि आपको प्रो मुस्लिम होने के लिए एंटी हिंदू होना या एंटी हिंदू दिखना आवश्यक नहीं है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि वो रोहिंग्यास के ऊपर या ग्रंथी और पुजारी स्कीम या कितना भी प्रो स्टैंड ले हिंदुओं का, मुसलमान उनको छोड़ के किसी और को वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमान मतदाताओं के लिए बीजेपी को हराना ये उनकी पहली प्रायोरिटी होगी। तो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, गैम्बिट भी है, कैलकुलेशन भी है, और ये कहीं ना कहीं ये उस तरीके के अब अपोजिशन के रणनीतियों का हिस्सा बन रहा है, जहां पे हमने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में देखा कि अखिलेश यादव जी ने अपने यहाँ से यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा कम कर दी थी और कैंपेन में भी उसका कोई जिक्र नहीं किया। कहीं ये दिक्कत अभी तक शायद ये आ रही कि कांग्रेस के नेता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी समस्या शायद उस इमेज की है जो बीजेपी ने उन पर चिपका दी है कि ये एक एंटी हिंदू पार्टी है, उस तरीके की एक इमेज चिपका दी है। अरविंद केजरीवाल शायद उससे बचना चाहते हैं, इसलिए रह करके वो प्रो हिंदू स्टैंड के ऊपर, चाहे वो अयोध्या यात्रा की बात करें या 370 का हटाए जाने का समर्थन करें, या फिर ग्रंथियों और पुजारियों के लिए स्कीम लेके आए, या फिर बहुत आक्रामक ढंग से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बात करें। ये चीज वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको इस बात की क्लैरिटी आ गई है कि हम प्रो हिंदू स्टैंड ले सकते हैं, इससे हमें मुस्लिम वोटों का नुकसान नहीं होगा। वैसे मैं कुछ कहूँ इसमें कि अरविंद केजरीवाल तो शुरुआत जब उनकी अन्ना मूवमेंट में भी हुई तो उसमें हिस्सेदारी संघ की भी थी और इमेजरी जो थी भारत माता के दृश्य के नीचे पूरा आंदोलन हुआ। वो हमेशा से ही ये हिंदू बात करते हैं। उनका एनालिसिस ये है
वो जब मिलते हैं लोगों से कहते हैं कि क्यों बीजेपी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार, मैं भी हिंदू हूँ, वो भी हिंदू है। ये इनका एनालिसिस है और ये इनकी पोजीशनिंग है, जिसके वजह से लिबरल्स काफी उनसे परे हो चुके हैं। बीजेपी तो हिंदू कार्ड है ना, हिंदू कार्ड चलेगा, हिंदू कार्ड चलेगा तो किसको फायदा होगा? अनुराग ढांडा जी देखिए, मैं हिंदू कार्ड नहीं चलते, हम लोग हिंदू धर्म को अरविंद केजरीवाल जी मानते हैं और सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। 10 साल बाद क्यों याद आई पुजारियों और ग्रंथियों की, पहले क्यों नहीं आई? आप हमसे नाविका जी ये पूछती हैं कि 10 साल बाद क्यों याद आई। चलिए, हमको 10 साल बाद याद आई। हम तो अनाड़ी, अभी नई नई पार्टियां सीख रहे हैं। ये कितने साल पुरानी पार्टी, इनको अब भी नहीं याद आई? हमारे करने के बाद भी नहीं याद आई? प्रदीप जी, इनको शर्म कुछ नहीं आती है? इनको हिंदू धर्म का थोड़ा भी सम्मान। मैं एक चीज कहूंगा जो पहले मेरा छूट गया था, विजय गोयल जी को आप देख लीजिए ना, दिल्ली में इनके नेता हैं कि नहीं पूछिए, कहते थे यूपी और बिहार से आने वाले लोगों पे बैन लगाओ, दिल्ली में मत आने दो उनको। ये पूर्वांचली करते हैं, ये हर मुद्दे पे छोड़ के भागेंगे। हमारे 12 विधायक हैं पूर्वांचल से, इनसे पूछो 29 टिकट दिए, अगर एक भी पूर्वांचली को टिकट दी होगी अभी की अभी माफी मांगूंगा। प्रदीप भंडारी सुनिए जरा, अरविंद केजरीवाल यूपी और बिहार का आदमी इनके लिए फर्जी वोटर है। जाट को मुख्यमंत्री हमने बनाया, राज्यसभा में एक भी ओबीसी न जाट न कि दलित को इन्होंने भेजा। जाके चीजें रुक जाइए अनुराग जी, अभी तो शुरुआत हुई है। जाटों को मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनाया। अब सुनाना चाहता हूं इनका हिंदू कार्ड। पूर्वांचल में 2020 में पूर्वांचलियों को कहते थे कि अरे यूपी बिहार से लोग आके दिल्ली के अस्पताल भर लेते हैं, पूर्वांचलियों के प्रति इतनी घृणा इनके मन में, ये मैं बताऊंगा। अब बताना चाहता हूं, पूर्वांचली आपको हराएगा। पूर्वांचलियों के लिए यमुना मैया सबसे ज्यादा है। क्या यमुना मैया छठ मना पाती है? क्यों नहीं यमुना? बोला इन्होंने पॉडकास्ट देंगे 40 से ज्यादा सीटों के आने, 29 सीटों में 0 होगी। सुनो 29 सीटों में 0 ओके, अभी पूरी सीटें आई नहीं है कह रहे हैं जी, आप लिख के रख लीजिए। 29 में 0 आप एवरेज देख लीजिए ना। यमुना मैया को के लिए, पूर्वांचलियों के लिए यमुना मैया छठ पे बनाना सबसे इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या पॉडकास्ट में किया? मैं यमुना साफ नहीं करता क्योंकि इससे वोट नहीं मिलता। पूर्वांचलियों को गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। पूर्वांचलियों को गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। 2020 में भी गाली बकी, 2025 में भी पूर्वांचलियों को गाली बकी। ये पूर्वांचलियों को फर्जी बुलाते हैं। मैं इनकी बताता हूं हिंदू कार्ड 10 सेकंड 2 का करूंगा। साबा नकवी जी जरा भूल गई, थोड़ा याद दिला देता हूं। ये तब तक ये भगवान राम का मंदिर बनेगा, कहते ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मेरी नानी क्या करती थी, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर मत बनाओ। तो भैया ये जिनकी नानी और दादी जो कहते थे प्रभु श्री राम का मंदिर ना बनाओ, वो क्या प्रभु श्री राम और हिंदू को समझेंगे? तभी इनको चुनावी हिंदू कहा जाता है। अब मैं आना चाहता हूं, अरे चुनाव जब 2 सीट की पार्टी थी नाविका जी, तब भी हम प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर, अरे आपसे इस दिल्ली का हर नागरिक नाराज है। पूर्वांचली नाराज, पंजाबी नाराज, गरीब नाराज, दलित नाराज, सब नाराज। पर मैं एक बात, आपने क्रेडिबिलिटी की बात करी, मैं आप आम आदमी पार्टी का नहीं, वो तो सुनिए, मैं बता रहा हूं, नहीं है सितंबर 7 सारे दिल्ली के 2024 अनुराग ढांडा की फोटो है सुनीता केजरीवाल जी के बाजू में। देखिए जरा ध्यान से नाविका जी, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। सितंबर 7 2024 अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता जी की फोटो है अनुराग ढांडा के साथ हरियाणा में। अरे किसानों को कमर्शियल रेट पे बिजली देते हो, हम फ्री बिजली देते हैं। हरियाणा के किसानों ने जवाब दे दिया। पंजाब में दल्लेवाल जी बैठे प्रोटेस्ट पे और दिल्ली दंगल में माफ कीजिएगा, अब मुझे भी बोलने की इजाजत दे दीजिए। इस दिल्ली दंगल में क्या महिला कार्ड चलेगा, क्या हिंदुत्व कार्ड चलेगा, या फिर कार्ड चलेगा 7.5% स्विंग का कार्ड? और ये कार्ड कौन सा है? ये है कि 7.5% अगर कांग्रेस पार्टी को आते हैं तो क्या ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा? क्या इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलेगा? क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी से परेशान है? क्या होगा? हर जनगण के मन में क्या है ये समय बताएगा, लेकिन 22 दिन अभी बाकी हैं। इस वक्त रुझान ये है कि आम आदमी पार्टी का एडवांटेज है, तो बीजेपी के अभी पत्ते खोलने बाकी हैं। महिला सम्मान में क्या देंगे, स्कीम्स में क्या देंगे, कैंडिडेट क्या देंगे, हर मुद्दे पर लड़ाई बस अभी शुरू हुई है। पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, देखते रहिएगा।
टाइम्स नाउ नव भारत पे, क्योंकि ये जन गण का मन है, बदलता है और आखिरी लम्हे तक बदलता है। आज इतना ही, नमस्कार।